हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल कुमार तिवारी शेक्सपियर क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपने केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का तीसरा वीडियो है और अपने दूसरे चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान देंगे, देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। ठीक है, तो हमें पता है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 22.4 लीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला देखेंगे। कह रहा है सांद्रता को व्यक्त करने की किस विधि में विलयन की सांद्रता ताप से स्वतंत्र है। ठीक है, तो हमने सांद्रता को व्यक्त करने वाले जितनी विधियां पढ़ा था, मोलरता था, मोललता था, सामान्यता था, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने वहां आपको बताया था कि मोललता जो होता है क्या होता है, ताप से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, तो हमने 4 तरह के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। सापेक्षिक वाष्पदाब अवनमन या वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहिए, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और प्रसरण दाब, ये 4 तरह के हमने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। ठीक है, तो देखेंगे इन चारों में से कौन सा भिन्न है। ऑप्शन में तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ प्रकाशीय क्रियाशीलता, तो यह अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कह रहा मोललता को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है मोललता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो मोल प्रति किलोग्राम में। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मोल प्रति किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 5 नंबर क्या कह रहा आदर्श विलयन अनुपालन करता है। ठीक है, तो हमने आदर्श विलयन की परिभाषा में ही पढ़ा था कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। तो देखेंगे राउल्ट के नियम कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो 5वें नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखेंगे, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से आप समझेंगे। छठा नंबर देखेंगे, कह रहा आदर्श विलयनों के लिए सही है। तो हमने पढ़ा था कि आदर्श विलयनों के लिए जो ऊष्मा परिवर्तन होता है यानी डेल्टा एच, एंथैल्पी भी कह सकते हैं आप, डेल्टा एच मिक्स का मान क्या होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। देखेंगे कह रहा है किसी विलयन में विलेय तथा विलायक के मूल अंश का योग होता है। तो हमने आपको बताया था किसी भी विलयन में विलेय तथा विलायक के मूल अंश जब हम निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो हमें मूल अंश का योग हमेशा कितना मिलता, 1। ठीक है, तो 7वें प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलरता पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ विलयन का आयतन आपको दे दिया गया है कितना, 200 मिलीलीटर। ठीक है, फिर आगे देखेंगे NaOH यहाँ पर क्या है, विलयन में विलेय के रूप में, और इसकी मात्रा दी हुई है 2 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम NaOH की मोल की संख्या निकालें तो NaOH की जो मात्रा दी हुई है यानी कि इसका जो भार 2 ग्राम दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके अणु द्रव्यमान से यानी कि NaOH का अणु द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 23, 16, 39 और 1, 40। ठीक है, तो जब 2 ग्राम में हम 40 से भाग देंगे तो 1/20 हमें क्या मिल जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ से मोलरता का सूत्र लगाएंगे तो देखेंगे हमें विलेय के मोलों की संख्या कितनी मिली, 1/20 मिली ना। विलयन का कुल आयतन दिया हुआ है 200 और गुना हम किससे करते हैं, 1000 से। तो 1, 2 और 3, 0 से ये 3 0 खत्म। ठीक है, तो नीचे ऊपर क्या बच गया, देखेंगे 1 और नीचे क्या बच गया, 2 गुणा 2 बराबर कितना मिला, 4। और जब 4 में हम 1 से भाग देंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना,
देखेंगे भाग देने पर क्या मिलेगा 0.25। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा 0.25। ठीक है, तो 8 नंबर का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अणुसंख्य गुणधर्म में हमने आपको बताया था किस पे डिपेंड करता, तो विलय के मोलों की संख्या पर या कणों की संख्या पर आप कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है केवल कणों की संख्या पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे देखेंगे 10 नंबर क्या कह रहा, फिर से देखेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई प्रश्न आपको यहाँ से दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुण नहीं है। तो ऑप्शन में देखेंगे परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये 3 तो हमें पता है अणुसंख्य गुणधर्म है। तो कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वाष्प दाब। तो ये वाष्प दाब क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे 11 नंबर क्या कह रहा है, देखेंगे कह रहा है ताप बढ़ाने पर ठोस का द्रव में विलयता। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई ठोस पदार्थ की द्रव में विलयता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आप पानी में चीनी को डालें और टेम्परेचर बढ़ाइए, देखेंगे चीनी कितनी तेजी से घुलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर ठोस का द्रव में विलयता क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए किस सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर क्या कह रहा है, देखेंगे कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। तो घोल का मोलल सांद्रण आपसे पूछ रहा है, यानी घोल का मोललता पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो विलयन का द्रव्यमान आपको दे दिया गया है 234.2 ग्राम। ठीक है, और ये आपका विलय का द्रव्यमान है और हमें मोललता निकालना है, तो विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो 234.2 में से 34.2 घटाएंगे जब, तो 200 ग्राम जो मिलेगा ये हमें विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो विलायक का द्रव्यमान इतना हो गया, और यहाँ से आप चाहे तो विलय के मोलों की संख्या आसानी से निकाल ले। 34.2 दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, देखेंगे किसका, चीनी की मात्रा दी हुई है, और चीनी का अणुभार जो होता कितना होता है 342, कई बार आपको बताए हैं। तो आप इसको 342/10 कर सकते हैं, 342 से 42 कट जाएगा तो 1/10 विलय के मोल आ जाएंगे, और विलायक की मात्रा इतनी हो गई। मोललता का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, 0.5। ठीक है, काफ़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ निकालेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से फॉर्मूला के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, देखेंगे कह रहा है किसी गैस की द्रव में विलयता बढ़ती है। ठीक है, तो किसी गैस की द्रव में विलयता कब बढ़ेगी, तो हमने बताया था कि अगर हम ताप में कमी कर दे और दाब में वृद्धि कर दे तो गैस की द्रव में विलयता क्या होती है, बढ़ती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ताप में कमी एवं दाब में वृद्धि से। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिएगा 14 नंबर के तरफ चलते हैं। देखेंगे 14 नंबर क्या कह रहा किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यह कथन है किसका नियम है, राउल्ट का है कि वानठॉफ का कि एवोगाड्रो का, तो कि हेनरी का। तो हमने पढ़ा है कि किसी द्रव में किसी गैस की विलयता किसके गैस के दाब के समानुपाती होती है। यह नियम किसने दिया था, तो हेनरी ने। तो किसका नियम है, हेनरी का नियम। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे क्या कह रहा निम्नलिखित में अणुसंख्य गुणधर्म है। देखेंगे कितने प्रश्न अणुसंख्य गुणधर्म से आ रहे हैं। आपको हर हाल में अणुसंख्य गुणधर्म अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे पूछ रहा निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन देखेंगे, पृष्ठ तनाव, ध्रुवण घूर्णन, श्यानता। इनको तो हमने अणुसंख्य गुणधर्म में नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और परासरण दाब। 4 तरह के अणुसंख्य गुणधर्म हमने पढ़े थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो परासरण दाब है, यह क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है समान प्रसरण दाब वाले विलयन कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि समान प्रसरण दाब वाले विलयन को हम क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 नंबर के हो गया। 17 की तरफ चलते हैं, देखेंगे क्या कह रहा है, किसी विलयन का परासरण दाब का व्यंजक है। तो हमने पढ़ा था P बराबर CRT। ठीक है, ये परासरण दाब के लिए हमें व्यंजक मिला था। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो दिख रहा है C को इधर से उठा के कहाँ ला दिया गया? इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम C को इधर लाएंगे तो P बटा C बराबर RT हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो देखेंगे P बटा C बराबर RT ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 18 नंबर के तरफ चलते हैं, देखेंगे क्या कह रहा, नियत ताप पर विलयन का परासरण दाब होता है। तभी हमने देखा था कि P बराबर CRT तो किस पे डिपेंड कर रहा था? सांद्रता पर। तो नियत ताप पर विलयन का परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? तो सांद्रण के समानुपाती होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 19 नंबर क्या कह रहा है, केन शुगर अणु द्रव्यमान इसका 342 ग्राम दिया हुआ है का 5% विलयन किसी पदार्थ X के 1% विलयन के साथ समपराशरी है। तो X का अणु द्रव्यमान आपसे पूछ रहा। तो समपराशरी के लिए हमने बताया था कि 2 विलयन समपराशरी होंगे। तो सूत्र आपको हमने बताया था कि पहले वाले को W1 में लिख देंगे M1। ठीक है, तो W बटा M1 जो होगा बराबर होगा किसके? W2 बटा M2 के। ठीक है, यानी कि उसका भार बटा अणु भार जो होगा दूसरे के भार बटा अणु भार के बराबर होगा। ये सूत्र हमने इसमें आपको बतलाया था। इस प्रश्न के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, हमने समझाया था काफ़ी अच्छी तरह से। तो देखेंगे यहाँ W1 केन शुगर में देख रहे हैं विलयन क्या कर रहा है, इसके 5% विलयन की बात कर रहा है। तो 100% का 5% निकालेंगे तो यहाँ W1 के जगह पर हमें मिल जाएगा 5 ग्राम। और इसका अणु भार दिया हुआ है 342। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है विलयन के 1%, तो यहाँ 1 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर आपका देखेंगे इसका हमें M2 का मान निकालना है। तो M2 के जगह पर हम अगर लिख देते x का अणु भार पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना? x के लिए हमने M2 मान लिया है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है हमें, देखेंगे यहाँ पर 5 हो गया, नीचे 342 हो गया। ठीक है, बराबर होगा 1% की बात कर रहा तो ऊपर 1 और x के अणु द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया था? M2। तो जब M2 को हम इधर लाएंगे इसके तरफ तो ये 5 इधर आएगा और ये 342 जाएगा 1 के पास। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? M2 बराबर मिलेगा 342 बटा 5। और जब हम 5 से 342 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 68.4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 19 का क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर क्या कह रहा है? विलयन का परासरण दाब बढ़ता है जब। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन ए कह रहा है ताप कम किया जाता है, बी कह रहा है सांद्रण कम किया जाता है, सी कह रहा है विलय के कणों की संख्या बढ़ती है और डी कह रहा है आयतन बढ़ता है। तो देखेंगे विलयन का जो परासरण दाब होता है ये कौन सा गुणधर्म है? तो अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म किस पे डिपेंड करता है? तो विलय के मोलों की संख्या पर, या कहिए विलय के कणों की संख्या पर। तो जब विलय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत है, इस चैप्टर से संबंधित। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें इसके आगे के 20 और क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, जो इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स।